नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीता राजपुर बिचमा से आप सबों का स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो पे आप सबों ने बहुत सारा प्यार दिया, क्योंकि ये अलग अलग कंटेंट था मेरा। पहले जातीय आधारित गणना पे कंटेंट था, अब ये कंटेंट मेरे बीपीएससी पर है, जो सहायक अध्यापक प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बीएड, सीटेट, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उपयोगी है या किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी है, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता है। और पॉलिटी में अभी हम पढ़ रहे हैं क्या कि भारतीय संवैधानिक विकास, यानी भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। और कल मेरा 15 मिनट का वीडियो था, आगे धीरे धीरे मैं इस वीडियो को और लंबा करते जाऊंगा। अंत में आपका लगभग आधा घंटा 45 मिनट का भी वीडियो चलेगा। मैं चाहता हूं कि आप उबाऊ ना हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर पुराने हैं तभी लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और मैं आपको पहले बताऊं कि कल क्या हुई थी बातचीत हमारे और आपके बीच में। वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, तो कल रेगुलेटिंग एक्ट की बात हुई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट यानी भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले मैंने कल बताया था कि 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कौन आया। और कल के वीडियो से लगभग 150 क्वेश्चन बनते हैं कि वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा, तो भारत। वास्को डी गामा कौन था, तो पुर्तगाली था। कब आया, तो 17 मई 1498 ईस्वी को आया। भारत में कहाँ आया, तो भारत के आपको पश्चिमी तटकाली तट पे आया। और उसका हेल्प कौन किया, उसकी सहायता कौन किया, तो बहुत बड़े एक आपको व्यापारी थे अब्दुल मजीद, उन्होंने उनका हेल्प किया था। उसके बाद कौन आया, तो चूंकि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन है, तो डच आया। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ पिछला वीडियो के बारे में कि डच आए। और डच जो कार्नेलियन हाउटमेंट आया, डच जो ये 1498 में आए थे और 1596 में आए थे। वे कहाँ पे आए, तो भारत में पूर्वी तट पर आए। पूर्वी तट पे कहाँ पे, तो सुमात्रा में आए। तो इस तरह से आपने देखा। और सबसे पहले किसने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना की, तो 6, मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताने जा रहा हूं कि 6 ईस्ट इंडिया कंपनियां थी। लेकिन अगर याद रखते हैं आप PAD, डेप्स, DAFS, तो ये 6 ईस्ट इंडिया कंपनी आपको याद रहेगा। P से पुर्तगाली, कौन, पुर्तगाल। पुर्तगाल ने कब किया, 1498 में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली। और A से कौन, तो अंग्रेज। अंग्रेज कब किए, तो 1600 ईस्वी में, है ना, 31 दिसंबर 1600। डेट भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 31 दिसंबर। और आप एक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉपी कलम लेके बैठिए, ताकि डेट भी नोट करते जाइए। एक वीडियो में लगभग 150-200 क्वेश्चन आपको जरूर बनेंगे। उसके बाद डी का मतलब हुआ कि यानी पुर्तगाल, अंग्रेज, उसके बाद कौन, डच। कौन हुए, डच। डच अपना ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किए, कब किए, तो मात्र 2 साल के बाद 1602 में। फिर उसके बाद लगभग 14 साल के बाद 1616 में कौन स्थापित किए, तो डी से कौन, DA से, DA छोटा है तो इसलिए DA मैं लिखा हूं, DA से यानी डेनिस। DA से कौन हो गया, डेनिस। कब किए इन्होंने, तो ये 1616, मैं ये बता चुका हूं कल। F से कौन, फ्रांस। फ्रांस ने कब किया अपना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो 1664 में। और S से स्वीडिश। स्वीडिश कब अपना स्थापित किए, स्वीडिश ये किए 1731 ईस्वी में। और मैं बता चुका हूं कि आगे क्या क्या हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो अंग्रेजों और किसके बीच, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला कौन था, तो बंगाल का नवाब था। इस किसकी हार हुई, तो अंग्रेजों की जीत हुई, सिराजुद्दौला की हार हुई। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पिछला वीडियो से लगभग 150 क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं जाकर के, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। चलिए, तो अब पहला युद्ध को 1757 में, फिर उसके बाद ये युद्ध हुआ, इस व्यापारिक प्रतिष्ठान को लेकर के युद्ध हुआ। उसके बाद 1700 का हुआ, 59 में एक युद्ध हुआ जो बेदरा का युद्ध कहते हैं। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ, आपस में युद्ध हो गया। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, किसके किसके बीच हुआ, तो अंग्रेज और भारत के 4 ऐसे योद्धा थे। मैं आपको बता देता हूँ, मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, अवध के नवाब आपको शुजाउद्दौला थे, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। साथ में आपको मैं बता दूं एक और उनके साथ दे रहे थे, बनारस के जो राजा थे बलवंत सिंह, ये थे। तो इस तरह, और 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया अंग्रेजों ने, और यहाँ पे व्यापार करना शुरू कर दिया, पूर्णतः यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। और उसी के अपने शासन को और सहूलियत बनाने के लिए 1773 में उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया। और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कल बता चुका हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि, तो जब भी आप मेरा वीडियो देखिए तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और डेट वगैरह लिखते जाइए।
अब कल मैं रेगुलेटिंग एक्ट बता चुका हूं, आज का जो मेरा वीडियो है वह एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां रह गई थी जिसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, और एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने की बात की गई जो हमारी कोलकाता प्रेसिडेंसी थी। तो उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, कब आया? 1784 में आया। और इसमें क्या फिर हुआ, तो चूंकि संविधान बनते हैं उसमें संशोधन होते हैं, तो इसमें संशोधन ये हुआ कि ये दोहरी प्रशासन को लेकर चलाया। कौन? अब प्रशासन दो तरह से चलेगा, दोहरा प्रशासन शुरू हो गया। कौन कौन? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामले देखेंगे, और दूसरे कौन? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो राजनीतिक मामले देखेंगे। उसके बाद आया आपको चार्टर एक्ट 1793। ये सब डेट आपको याद रखने पड़ेंगे कि 1773, 1781, 1784, 1793। तो चार्टर एक्ट जो 1793 आया, इसमें देखिए क्या हुआ कि भारतीय राजस्व से, देखिए इसका नाम चार्टर एक्ट 1793 दिया गया कि भारतीय राजस्व से वेतन देने की बात की गई। किसको वेतन देने की बात की गई? तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो थे, उनके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को, और उनके जो एम्प्लॉय थे, जो कर्मचारी थे, उनको ये चार्टर एक्ट में लाया गया कि इनको वेतन दिया जाएगा। अब एक आया चार्टर एक्ट आपको 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 में लगभग 4 बदलाव हुए, और मैं उसको इंपॉर्टेंट रूप से बता रहा हूं कि चार्टर एक्ट 1813 लाया गया तो उसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए। दूसरा ये उसमें बदलाव हुआ कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का जो एक अधिकार था वो छीन लिया गया, और लेकिन चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार करने का एक अधिकार 20 वर्षों तक बना रहा। तीसरा बदलाव क्या हुआ कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। और चौथा बदलाव हुआ कि 1813 के पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन 1813 के इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति मिली, लेकिन आज्ञा लेकर वे भारत आ सकते थे, इसकी अनुमति मिल गई। अब अगला जो है मैं आपको बता दूं कि एक और एक्ट आया आपको, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में हुआ यूं कि पहले तो इसमें कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वह पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर लिया गया। दूसरा बदलाव यह हुआ कि कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार का भारत पर अब शासन करना रह गया। पहला क्या हुआ? पहला हुआ कि व्यापारिक अधिकार, जो व्यापारिक अधिकार थे वह पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, और कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। तीसरी बदलाव आई कि गवर्नर, जो बंगाल का जो गवर्नर था, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बंगाल, मुंबई और मद्रास में गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल के गवर्नर के अंदर मुंबई और मद्रास के गवर्नर आने लगे। अगर सवाल आता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के अधीन मुंबई और मद्रास के गवर्नर आ गए, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर सवाल पूछता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो 1773 के एक्ट में भी बहुत सारे बदलाव हुए, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल, अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चौथा बदलाव हुआ कि बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। यानी बंबई तथा मद्रास की परिषदों की जो विधि निर्माण की शक्तियां थी, यानी बंबई और मद्रास अब विधि नहीं बना सकते थे, है ना। तीसरी चीज कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में, मैं आपको बता दूं कि पांचवा बदलाव यह हुआ कि विधिक परामर्श हेतु, यानी विधि के परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में
विधि सदस्य के रूप में पहले क्या थे कि ये गवर्नर जनरल थे और उनको मिलाकर के 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इसमें एक और सदस्य बढ़ गया, चौथा सदस्य, जो उनको छोड़ करके, तो ये चौथा सदस्य को शामिल किया गया। कौन? विधि सदस्य के रूप में। किस सदस्य के रूप में? 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 ईस्वी में पूर्णतः उसका उन्मूलन कर दिया गया, दास प्रथा को। उसके बाद 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, उसी के अंतर्गत अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत अगर कंपनी में कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको जाति, वंश, जन्म स्थान, रंग, मूल वंश, इसके आधार पर या धर्म के आधार पर अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है, ये उसमें लाया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया उस अधिनियम के अंतर्गत। और भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। भारतीय कानूनों को वर्गीकरण करने के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। साथ ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस प्रकार आपने 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसको देखा। तो अब आइए चार्टर अधिनियम 1853। मैं आपको बता दूं कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा। इस एक वीडियो में लगभग 150 क्वेश्चन बनेंगे और मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, उसका सेट भी लेकर के आऊँगा इन दोनों वीडियो का। यानी सिर्फ मैं बताऊंगा कि हमारे कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारतीय संवैधानिक विकास हुए, भारतीय संविधान का विकास हुआ, उसमें कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। लगभग 300 क्वेश्चन हो सकते हैं और मैं उन 300 क्वेश्चन को लेके आऊँगा, क्योंकि मात्र 2 वीडियो में। इसके बाद ब्रिटिश का क्राउन के अंतर्गत कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ, उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक हम देखें कि चार्टर अधिनियम 1853 में सेवाओं में नामजदगी के सिद्धांत जो था उसको खत्म कर दिया गया। अब कहा गया कि नहीं, महत्वपूर्ण पदों पर आप प्रतियोगी परीक्षा दीजिए और प्रतियोगिता के द्वारा आपको रखा जाएगा। अब ये 1853 अधिनियम के तहत 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। और मैं आपको और बताऊं कि गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। साथ ही परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिनको विधान पार्षद कहा गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ये पॉलिटी में ही कि ब्रिटिश क्राउन के तहत भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। अभी हमने ख़त्म कर लिया 2 वीडियो में मात्र कि ब्रिटिश जो कंपनियां जो थी, चाहे ब्रिटिश हो, डच हो, फ्रेंच हो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसने जो लाया अपना अधिनियम लाया, जो उसके अंतर्गत कौन कौन से भारतीय संविधान में विकास हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।